प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कल कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और रेगुलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ रीजन एंड चेंज ऑफ स्केल। ये चेंज ऑफ रीजन और चेंज ऑफ स्केल पे अगर हम देखेंगे क्या क्या चेंज आएगा, रेगुलेशन कोफिशिएंट में अगर कोई चेंज आए या कोरिलेशन कोफिशिएंट में अगर कोई चेंज आए तो वो परफॉर्म करके हमने देखा था। तो हमने कहा था कि कोई भी अगर हम एक कांस्टेंट वैल्यू किसी डेटा में ऐड करें या लेस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो ना रेगुलेशन कोफिशिएंट के अंदर कोई चेंज आएगा ना कोरिलेशन कोफिशिएंट के अंदर कोई चेंज आएगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट को हमने r से रिप्रेजेंट किया था और उसकी रेंज हमने लिखी थी -1 से +1 के दरमियान इसका आंसर है। आज हमें डिस्कस करना है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जो होता है वो होता है स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि कोरिलेशन का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे r स्क्वायर के साथ। तो टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, जिसे हम r स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर इसे r स्क्वायर से रिप्रेजेंट करें जबकि ये स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है तो इसकी रेंज क्या बनेगी? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की रेंज थी -1 से +1 के दरमियान, जबकि कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो r का जो भी आंसर निकलेगा वो -1 से +1 के दरमियान निकलेगा, लेकिन r स्क्वायर का आंसर की रेंज फिर क्या बनेगी? 0 से +1 के दरमियान रहेगी। इसमें नेगेटिव वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, तो इसके आंसर की जो रेंज होगी हमारे पास वो 0 से लेकर +1 के दरमियान रहेगी और इसमें जो भी आंसर आया करेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन कहां तक इसका आंसर आ सकता है? 0 से +1 तक इसकी जो है वो रेंज हमारे पास आया करेगी। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूं कि r की वैल्यू निकली है 0.9, अगर r की वैल्यू निकली है 0.9 जबकि ये क्या है? वैलिड है। r क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान उनका रिलेशन देखना कि वो रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हम ये पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन देख रहे हैं या ये देख रहे हैं कि उसमें स्ट्रेंथ कितनी है कि वो पॉजिटिव है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, नेगेटिव है तो कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, वो हमें पता तो चल जाएगा। लेकिन अगर हम इन दी फॉर्म ऑफ परसेंटेज देखना चाहें तो फिर उसके लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन से पता चलेगा कि कितने परसेंट उनके दरमियान जो है वो रिलेशन जो आ रहा है या रिलेशन है तो वो कितने परसेंट है। अगर मैंने बात की कि r इज इक्वल टू, हमारा आंसर निकला है 0.9। r की वैल्यू जब हमने सॉल्व की कोई क्वेश्चन तो आंसर निकला 0.9। अब ये आंसर है भी रेंज में, क्योंकि r की रेंज क्या है? -1 से +1 के दरमियान। आंसर निकला है 0.9। जब मैं कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन देखना चाहूंगा
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आर स्क्वायर करूंगा तो यहां पर बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.81, और अगर मैं इसे परसेंटेज में लाना चाहूंगा तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 100। तो 100% करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 81%। तो वहां एग्जाम में ये ऑप्शन दिए जा सकते हैं 81% या 0.81। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे जिसके अंदर लिखा होगा कि बताएं 0.7 आंसर है किसका, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। इसका डिटरमिनेशन कितने परसेंट बनेगा, तो आप कहेंगे कि 49% इसका जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकलेगा। ये 0.49 जो है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आएगा। या आपको अलग से भी कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है। ये तो ये था कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन से अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकालना पड़े तो उसका आंसर निकाल के आप उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर। और अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो फिर इसका फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। आप क्या कर लेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे। आपको याद होगा कि जब हमने आर का फॉर्मूला पढ़ा था, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, तो वो था ज्योमेट्रिक मीन, द प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। उसके ऊपर फॉर्मूला में था अंडर रूट। अगर अंडर रूट में होगा तो फिर वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, वो बन जाएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। वो किसका बन जाएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। लेकिन अगर हम इसे कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहां ले लेंगे आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर इसको रिप्रेजेंट करेगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को। तो यहां पर बी स्क्वायर आ जाएगा bx on y into by on x। ये हो जाएगा कैंसिल और इसका फॉर्मूला बच जाएगा r square is equal to bx on y into by on x। और bx on y और by on x आप लोग निकालना सीख चुके हैं। अब आप जो भी इक्वेशन देगा आपको या जो भी डेटा देगा उसके अकॉर्डिंग by on x and bx on y with the help of is equal आप जो है वो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग भी आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, आर स्क्वायर का आंसर, जिसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कहते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे, क्या ये चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, तो हम यहां पर भी ये कहेंगे कि जैसे हमने उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि ये इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल होगा, तो ये भी सेम इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन इसका कोई सिलेबस के अंदर कोई किसी किस्म की कोई ऐसी लाइन नहीं है कि आप इसमें भी चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल देखें, जबकि उसमें था कि आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट या रिग्रेशन कोरिलेशन इसके अंदर रिग्रेशन कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन उसमें पूछता है कि बताएं कि चेंज ऑफ ओरिजिन होगा या नहीं होगा, या चेंज ऑफ स्केल होगा या नहीं होगा। तो उसमें हमने ये प्रूफ भी करके देखा था, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी लाइन नहीं। इसमें ये बताता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान आपस में रिलेशन अगर है तो कितने परसेंट उसका रिलेशन है, तो ये परसेंटेज में बताएगा और उसमें वो डायरेक्शन और स्ट्रेंथ के बारे में बताता था, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और लास्ट टॉपिक इसका जो बनेगा वो है एक एक्सपेरिमेंट रैंक कोरिलेशन। इसमें रैंक कोरिलेशन के अकॉर्डिंग भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर तो नॉर्मल है वो कहते हैं कैलकुलेट द कोरिलेशन, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अगर ये बात करें कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इट्स मींस कि वो r की बात कर रहे हैं, और r के लिए हमने तीन फॉर्मूलाज पढ़े थे, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था कि द प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ या ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स।
और तीसरा फॉर्मूला हमने देखा था कि b y on x is equal to r into standard deviation of y on the base of standard deviation x। और ऐसे ही b x और y के लिए देखा था कि b x और y is equal to r into standard deviation of x divided by standard deviation of y। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर वो कह देता है कि आप रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करें, वर्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट की बजाय क्या लिख दे कि कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन, तो फिर पहले हमें क्या करना पड़ेगी, रैंकिंग करना पड़ेगी। जो भी डेटा दिया गया होगा पहले हम क्या करेंगे, उसकी रैंकिंग करेंगे और रैंकिंग करने के बाद फिर हम एक फॉर्मूला लगा के उसका कोरिलेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट है रैंक कोरिलेशन और इसे कहते हैं स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। रिप्रेजेंट कोरिलेशन को किससे किया जाता है, आर से, लेकिन ये एक स्पेसिफिक पर्सन ने जो है ये कहा था कि कोरिलेशन को निकालने के लिए, इससे पहले जो पढ़ा हमने वो था पियर्सन, ये है स्पेयरमैन, वो था पियर्सन कोरिलेशन, लेकिन ये है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। अब ये बनाता है पहले रैंक, और रैंक बनाने के बाद उसका जो है वो रिलेशन निकालता है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। इसमें आपको कोई एक डेटा दिया गया होगा x और y की वैल्यूज, जैसे इससे पहले भी मैंने आप लोगों को जो है x और y की वैल्यूज लिखवाई थी और मैंने कहा था कि आप लोग कैलकुलेट क्या करके आएंगे, b y on x एंड b x on y और रिग्रेशन लाइन। ऐसे ही अगर आपको सेम उसी डेटा से कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना होता तो भी आप कर सकते थे। अगर उसी डेटा से आप लोगों को स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करना पड़े तो वो भी आप कर सकते हैं कि एक आपको x का कॉलम बना के देगा और एक आपको y का कॉलम बना के दिया गया होगा। उसमें डेटा था हमारे पास 1 3 5 7 9, यही डेटा था ना 1 3 5 7 9, और दूसरा था 4 3 6 8 एंड 9। अब ये डेटा है और कहते हैं कि कैलकुलेट करें आप इसका स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, इसका कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, लेकिन सिंपल वाला कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं जो कि पियर्सन का है, आप कैलकुलेट करें स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो जब रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास r इज इक्वल टू 1 माइनस समीशन d स्क्वायर इनटू 6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 समीशन d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इनटू n स्क्वायर माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। अब अगर आप फॉर्मूला में देखें तो n क्या होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए गिवन डेटा, के डेटा के अंदर जो वैल्यूज मौजूद हैं जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5, मींस के डेटा में 5 वैल्यूज मौजूद है तो n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। 6 फॉर्मूला में ऑलरेडी मौजूद है, 1 भी है, समीशन d स्क्वायर, d होगा डिफरेंस ऑफ बोथ वेरिएबल्स, डिफरेंस ऑफ बोथ वेरिएबल्स। लेकिन अभी तक वेरिएबल्स अगर आप देखेंगे तो इनके दोनों के टोटल करें तो क्या दोनों साइड इक्वल होंगी, दोनों साइड इक्वल होंगी, x का टोटल और y का टोटल, यानी कि सम ऑफ x इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ y। तो मींस कि अभी ये इक्वल नहीं है तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा, रैंकिंग देना पड़ेगी, क्योंकि रैंकिंग में अगर होती तो ऑलरेडी क्या होती, इक्वल, क्योंकि यहां लिखा होता 1 2 3 4 5 1 3 4 2 5 ऐसे लिखा होता, जमा करके दोनों साइडें क्या आती, बराबर। लेकिन अभी हमने इनको देनी है रैंकिंग, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पर, 9। इसे खत्म करके इसकी जगह रैंक नंबर क्या दे देंगे, 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, फिर ये 4 एंड 5, फिर यहां पर है 1 2 3 4 एंड 5। अब
अगर इनका जो रैंकिंग दिए गए हैं इनका सम करेंगे तो सम ऑफ x इज इक्वल टू द सम ऑफ y। ये एक हिंट होता है क्वेश्चन के अंदर कि हमें पता चले कि उसने रैंक ऑलरेडी बना के दिए हैं या हमें रैंकिंग करना पड़ेगी। अगर तो समीशन x और समीशन y दोनों बराबर आते हैं तो इट्स मींस कि वो ऑलरेडी रैंक बना चुका है। सिर्फ आपको क्वेश्चन के अंदर अगर रैंक को रिलेशन दिया गया है तो इन्हीं वैल्यूज के डिफरेंस लेना है। अगर आपको एक और हिंट के नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 5, तो रैंक 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा 5 तक। अगर 1 2